हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइस, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर, और हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास 8th की एनसीईआरटी कवर कर रहे थे हम, इससे पहले कई सारी वीडियोस आ चुकी हैं। क्लास 6th की एनसीईआरटी, क्लास 7th की एनसीईआरटी ऑलरेडी कवर की जा चुकी है, और हम क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। इसको कवर करने के बाद क्लास 9th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पे जाएंगे। तो गाइस, बताना चाहूँगा कि अगर आपने लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। सारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या जितने भी लिंक्स आते हैं वो सब वहीं पे आते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे प्रोवाइड की जाती है, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ गाइस, बताना चाहूँगा कि आर सचिवालय के एग्ज़ाम के लिए, लोअर पीसीएस के लिए, एफआरओ के लिए तो नहीं, अभी एफआरओ की वैकेंसी तो नहीं निकल रही है, लेकिन अपर पीसीएस के लिए इन सब की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो उसके लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। अगर आपको फुल प्रिपरेशन बैच ज्वाइन करना है, तो आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो इससे पहले हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इसके अंदर लगातार ये कंटिन्यूएशन में सीरीज़ चल रही है। तो इसके अंदर अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिस्क रिडक्शन मेजर्स, यानी कि हम ऐसे क्या काम करें तो जिससे कि जब हम जॉब कर रहे होते हैं, कहीं पे काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे रिस्क कम से कम रहे, डिज़ास्टर ना हो। क्योंकि इससे पिछली वाली वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के दौरान किस तरह से गैस लीक हो गई थी, और वो जो केमिकल फर्टिलाइज़र बनाने वाली फैक्ट्री थी, शहर के बीचों बीच थी, उसके आसपास बहुत सारे लोग रहते थे, वहाँ पे गैस लीक हुई, जिसकी वजह से हज़ारों लोगों की मृत्यु हो गई। तो डेंसली पॉपुलेटेड रेसिडेंशियल एरियाज शुड बी सेपरेटेड फार अवे फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एरिया। सिंपल सी बात है कि अब क्या तरीके अपनाए जाएं जिससे कि अगर इंडस्ट्रीज़ में कभी डिज़ास्टर भी हो, उसके वजह से जो लोग हैं उनकी जान ना जाए। सिंपल सी बात है, जो रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं, प्रवासी एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं होनी चाहिए। तो पहला तरीका तो यही है। पीपल स्टेइंग इन द विसिनिटी ऑफ इंडस्ट्रीज शुड बी अवेयर ऑफ द स्टोरेज ऑफ टॉक्सिन और हजार्ड सब्सटेंसेज एंड देयर पॉसिबल इफेक्ट्स इन केस इफ एन एक्सीडेंट अकर्स। और जो लोग कभी भी इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं, उन लोगों को ये बताया जाना चाहिए कि अगर ये जो फैक्ट्री है, ये फैक्ट्री कौन कौन से केमिकल हार्मफुल चीज़ें स्टोर करके रखती है, और अगर गलती से यहाँ पे कभी भी इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हो जाता है, तो आपको क्या क्या हो सकता है, ये आसपास रहने वाले व्यक्तियों को पहले बता देना चाहिए, जो कि ये कुछ नहीं होता है ऐसा। फायर वार्निंग एंड फाइटिंग सिस्टम शुड बी इम्प्रूव। हाँ, फायर, ये अच्छी चीज़ है कि फायर वार्निंग होनी चाहिए, कि जब से आग लगती है तो वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। और जो फाइटिंग सिस्टम है, फायर फाइटिंग है, यानी कि वहाँ पे आपके पास इतने सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए कि अगर आग लग जाती है तो उसको आप बुझा सकें। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेज शुड बी लिमिटेड। और जो जहरीले पदार्थ हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेज हैं, वो कितनी मात्रा में आप स्टोर करेंगे, उसकी क्वांटिटी को भी हमें लिमिट करना चाहिए। पोल्यूशन डिस्पर्जन क्वालिटीज़ इन द इंडस्ट्री शुड बी इम्प्रूव्ड। और जो पोल्यूशन डिस्पर्जन है कि कितना वो प्रदूषण फैलाव करेगी, कितना प्रदूषण फैलाएगी वो इंडस्ट्री, उसके गुणों में भी क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। अब मेजर इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो मुख्य इंडस्ट्रीज़ हैं, उद्योग हैं, उनका वितरण किस तरह से है, किस तरह से वो फैली हुई हैं, उसको देख लेते हैं। दुनिया की जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि एक तो आयरन स्टील इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कपड़ा बनाती है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है। आयरन स्टील और टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं, जबकि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, ये नई इंडस्ट्री है, अभी हाल ही में इमर्ज हो रही है, आगे आगे बढ़ रही है, और धीरे धीरे पूरी दुनिया पे टेक ओवर भी करती जा रही है। वो कंट्रीज़ जो आयरन स्टील में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सक्षम देश रहे हैं हमेशा से, और जहाँ पे आयरन स्टील बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि जर्मनी में होता है, यूएसए है, चाइना है, जापान है, और रशिया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ कहाँ पे, भारत में, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान, यहाँ पे भी जो कपड़ा है, कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है।
जो मेजर हब्स हैं आईटी इंडस्ट्री के वो कौन है? एक तो सिलिकॉन वैली है कैलिफोर्निया में, भारत में बेंगलुरु का जो रीजन है वहाँ पे ज़्यादातर जो है सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसको कहा जाएगा? बेंगलोर को कहा जाएगा। सिलिकॉन सिटी कह देते हैं आप इसको। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ आर ऑल्सो नोन एज सनराइज इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जो अभी उभर ही रही हैं उनको सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी कह दिया जाता है, क्योंकि इनका सूरज अभी अभी उदय हो रहा है, कि इन इंडस्ट्रीज़ का सूरज अभी उदय हो रहा है, तो इसलिए हम सनराइज इंडस्ट्रीज़ कह देंगे। इसके अंदर कौन कौन सी आती हैं? इसके अंदर आईटी इंडस्ट्री आती है, वेलनेस की आती है। आजकल वेलनेस और हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस का मतलब हुआ कि जो आपके जैसे योगा के थ्रू, आप किसके थ्रू आपकी जो बॉडी है उसको हम अच्छा रख सकते हैं, तो इसके लिए वेलनेस प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं आजकल। तो वेलनेस हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, नॉलेज हो गया, तो ये सब चीज़ें भी आजकल एक इमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें लोग बहुत पैसा भी बनाते हैं और दुनिया में काम बहुत अच्छा चल भी रहा है इन चीज़ों का। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री अगर हम देखें तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स। तो हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, तो इसके अंदर भी रॉ मटेरियल चाहिए, इनपुट लगेगा, फिर आप उसमें कुछ प्रोसेस करेंगे और बाद में फिर कुछ आउटपुट निकल के आएगा। दिस इज़ अ फीडर इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज़। अब देखिए सिंपल सी बात है, एक अगर गाड़ी बनाने वाली कंपनी है तो गाड़ी बनाने वाली कंपनी आयरन ओर तो लेके आएगी नहीं, कि ऐसा तो नहीं होगा कि वो माइंस में जाएगी, खानों में जाने के बाद जो लो अयस्क है वो लेके आएगी, आयरन ओर लेके आएगी, उसके बाद उसको पिघलाएगी, प्रोसेस करेगी, लोहा बनाएगी, स्टील बनाएगी और फिर कार के लिए बनाएगी। वो ऐसा नहीं करेगी। वो क्या करेगी? वो सीधा उस कंपनी के पास जाएगी। मान लेते हैं मारुति सुजुकी अपनी एक गाड़ी बनाना चाहता है, तो मारुति सुजुकी को अपनी गाड़ी का जो फ्रेम बनाना है उस फ्रेम को बनाने के लिए वो कंपनी कहाँ जाएगी? वो कंपनी सीधे या तो टाटा स्टील के पास जाएगी या किसी भी जो उसका एक प्लांट होगा, आयरन स्टील का प्लांट होगा जिससे उनका कांटेक्ट होगा, उनके पास जाएंगे और उनसे जो लोहे की चादरें हैं, स्टील की चादरें हैं, उनको सीधा सीधा खरीद लेंगे। उसके बाद जो मारुति सुजुकी का प्लांट है वहाँ पे जो उनकी मशीन्स होती हैं उनके थ्रू वो प्रोसेस करके शेप देके उस आयरन स्टील के जो चादर थी उससे वो क्या करेंगे? उस चादर से वो उसको शेप दे देंगे। तो अब इसी तरह से जो इनपुट्स हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के वो क्या होंगे? जैसे कि आयरन ओर होगा, कोयला होगा, लाइमस्टोन होगा, साथ साथ उनको लेबर चाहिए, पैसा चाहिए, साइट चाहिए जहाँ पे वो काम करेंगे और दूसरे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए जहाँ पे वो ये काम कर सकते हैं। जो प्रोसेस है आयरन ओर को कन्वर्ट करने का स्टील में, उसको कई सारे स्टेजेस लगते हैं। रॉ मटेरियल को ब्लास्ट फर्नेस में यानी कि एक भट्टी में डाला जाता है जहाँ पे उसकी स्मेल्टिंग होती है, वो पिघलता है, उसके बाद वो रिफाइन होता है और जो आउटपुट होता है वो स्टील बनता है, जिसको हम अलग दूसरी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको मारुति सुजुकी का एग्जांपल दिया, इस तरह से अलग अलग जो कंपनीज़ हैं वो सब अपने यहाँ पे स्टील को लाती हैं और वहाँ से जो कार्स हैं, कार के फ्रेम्स बनाती हैं। या मोटरसाइकिल वाली कंपनी है तो मोटरसाइकिल के फ्रेम बनाएगी। फिर स्मेल्टिंग क्या होता है? अगर स्मेल्टिंग देखें तो ये प्रोसेस है इन विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय हीटिंग बियॉन्ड द मेल्टिंग पॉइंट। उनके मेल्टिंग पॉइंट से, जो उनका ओर का मेल्टिंग पॉइंट है उससे ऊपर अगर हम उसको हीट करते हैं तो वहाँ से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, मेटल को वहाँ से निकाल पाते हैं, धातु को निकाल पाते हैं। स्टील इज टफ एंड इट कैन ईजिली बी शेप्ड, कट और मेड इनटू वायर। तो स्टील बहुत मजबूत होता है, टफ होता है, उसको अलग अलग शेप्स में ढाला जा सकता है, काटा जा सकता है और तारों में भी उसको बनाया जा सकता है। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ अदर मेटल्स जैसे कि एल्यूमिनियम, निकल एंड कॉपर। तो कुछ और स्पेशल अलॉयज भी हैं स्टील के जिनको बनाया जा सकता है। उसमें अगर हम थोड़े से कुछ और मेटल मिला दें स्टील के अंदर, जैसे एल्यूमिनियम मिला दिया जाए, निकल मिला दिया जाए या कॉपर मिला दिया जाए, तो उससे अलॉय जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। अलॉयज यानी कि जो मिश्र धातु होता है गिव स्टील अनयूजुअल हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी टू रेजिस्ट रस्ट। तो अलॉयज मिलाने से या अलॉय बनाने से स्टील से तो क्या होता है? स्टील को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल जाती है, बहुत ज़्यादा टफनेस मिल जाती है और उस पर जंग आने की, यानी कि जो रस्ट लगता है उस पर, जो लोहे में जैसे जंग लग जाता है, तो स्टील के अंदर जैसे जंग ना लगे तो इसलिए उसको अलॉय बना दिया जाता है। अगर आज के टाइम पे हम मॉडर्न इंडस्ट्री को देखें तो स्टील इज़ ऑफन कॉल्ड द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो मॉडर्न इंडस्ट्री की जो बैकबोन है वो किसको माना गया है? वो स्टील को माना गया है। तो अगर हम ये देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुनिया के जो मेजर आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज है, कहाँ कहाँ पे जो लो अयस्क है वो कहाँ कहाँ पे, जी क्या हो गया है, अभी दोबारा से वहाँ जाते हैं जहाँ से हमारी पीडीएफ चल रही थी। ये हालांकि पूरी पीडीएफ ही आपकी डिस्कस की जा चुकी है, अभी तक कई सारी वीडियोज़ उसकी आ चुकी हैं, हम लगातार पढ़ ही रहे हैं इनको। और अभी हम जहाँ से पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे लेके आते हैं। ये सब चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं।
ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ये सब चीज़ पढ़ी जा चुकी है। फार्मिंग भी हम पढ़ चुके हैं, कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है ये भी सब पढ़ चुके हैं, मेजर क्रॉप्स भी पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ हम पढ़ रहे थे, ये भी हम पढ़ चुके हैं। हालांकि ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल रीजन्स भी हम पढ़ चुके हैं। रिस्क रिडक्शन मेजर भी हमने पढ़ा। मेजर इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग पढ़ा। और हम ये देख रहे थे कि कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, जहाँ पे लो अयस्क बनता है। तो भारत में होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। जापान के अंदर है, फिर साउथ ब्राज़ील के अंदर है, यहाँ पे यूएसए में है, थोड़ा बहुत कनाडा के अंदर है, यूरोप में है, जर्मनी में, रशिया में, और साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उसके बाद देखते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर। अगर भारत की बात करें तो भारत में जो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे हैं। भिलाई में है, दुर्गापुर में है जो कि वेस्ट बंगाल में है, बर्नपुर वेस्ट बंगाल में है, जमशेदपुर झारखंड में मिलेगा, राउरकेला आपको उड़ीसा में मिलेगा, बोकारो उड़ीसा में मिलेगा। इन अ रीजन दैट स्प्रेड्स ओवर 4 स्टेट्स। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर जो है कर्नाटका में, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश का, सलेम है तमिलनाडु में। ये भी दूसरे ऐसे एरियाज़ हैं जो स्टील सेंटर्स हैं जो लोकल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं। जमशेदपुर की बात करें तो 1947 से पहले देयर वाज ओनली 1 आयरन एंड स्टील प्लांट इन द कंट्री। तो टाटा वालों ने सबसे पहले स्टील प्लांट लगाया था, जमशेदजी टाटा ने, उनके नाम से ही जमशेदपुर का नाम पड़ा है। 1947 से पहले पूरे भारत के अंदर एक ही आयरन स्टील का प्लांट था जिसको हम टिस्को बोलते थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। ये प्राइवेटली ओन था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और कई सारे आयरन और स्टील के प्लांट्स लगाए गए पूरे भारत में। टिस्को को 1907 में स्टार्ट किया गया था सक्ची के पास, जो कि 2 नदी के कन्फ्लुएंस पे सिचुएटेड है, सुवर्णरेखा नदी और खरकई नदी के कन्फ्लुएंस पे है झारखंड के अंदर। लेटर ऑन साक्ची वाज रीनेम्ड एज जमशेदपुर। बाद में ये जो साक्ची जगह थी उसको क्या नाम दे दिया गया? उसको जमशेदपुर दे दिया गया इन द कॉमेमोरेशन ऑफ द जमशेदजी टाटा। Geographically, जमशेदपुर इज़ द मोस्ट कन्वीनियंटली सिचुएटेड आयरन एंड स्टील सेंटर इन द कंट्री। सबसे ज़्यादा अच्छी जगह पे जो सिचुएटेड सेंटर है आयरन स्टील का वो कौन है? वो जमशेदपुर ही है। टिस्को को कोयला मिलता है झरिया कोल फील्ड से, उसी के पास है। आयरन ओर मिलता है, लाइमस्टोन मिलता है, डोलोमाइट और मैंगनीज मिलता है कहाँ से? उड़ीसा से और छत्तीसगढ़ से। द खारकाई एंड सुवर्णरेखा नदी जो है वो सफिशेंट अमाउंट में पानी सप्लाई करती है पावर प्लांट को। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोवाइड एडिक्वेट कैपिटल फॉर इट्स लेटर डेवलपमेंट। और बाद के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स थे, गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा पैसा देना शुरू किया। जिस तरह से जमशेदपुर भारत में है, इसी तरह से पिट्सबर्ग कहाँ पे है? वो यूएसए के अंदर है। तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। स्टील इंडस्ट्री एट पिट्सबर्ग एंजॉय लोकेशनल एडवांटेजेस, यानी कि पिट्सबर्ग की जो लोकेशन है उसके एडवांटेज वहाँ पे उसको मिलते हैं। सम ऑफ द रॉ मटेरियल जैसे कि कोयला है इज़ अवेलेबल लोकली, वाइल द आयरन ओर कम्स फ्रॉम द आयरन माइंस एट मिनेसोटा, जो कि 1500 किलोमीटर दूर है पिट्सबर्ग से। बिटवीन दीज माइंस एंड पिट्सबर्ग इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रूट फॉर शिपिंग और चीपली फेमस ग्रेट लेक्स। अब देखिए, ये मान लेते हैं इधर पिट्सबर्ग है या इधर पिट्सबर्ग है और इधर मिनेसोटा है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बीच में जो उंगली नुमा 5 लेक्स हैं जिनको ग्रेट लेक्स कहा जाता है यूएसए की, उनका नाम क्या है? उनको हम होम्स के नाम से कहते हैं, यानी कि ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और लेक सुपीरियर। तो लेक ह्यूरोन, लेक ओंटारियो, लेक मिशिगन, लेक ईरी और लेक सुपीरियर याद करने के लिए होम्स ध्यान रख लीजिए कि होम्स के नाम से 5 लेक्स हैं, उंगली नुमा लेक्स हैं, यानी फिंगर लाइक लेक्स हैं ये, जिनको ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है यूएसए की। ट्रेन्स कैरी द ओर फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द पिट्सबर्ग एरिया। फिर ट्रेन जो है बाद में ग्रेट लेक से पिट्सबर्ग एरिया तक ले जाती हैं। ओहायो, द मोनोगहिला एंड द एलिगनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई, और यहाँ से इनको नदियों से पानी मिलता है। जो नेम्स हैं ग्रेट लेक्स के ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। सुपीरियर लेक, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन और ईरी। लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज 5 लेक्स, इट लाइज हायर अपस्ट्रीम देन अदर्स। तो 5 लेक्स में से सबसे बड़ी जो लेक है वो लेक सुपीरियर है। सबसे पहले लेक सुपीरियर आती है, फिर इस तरह से उसके बाद फिर लेक ह्यूरोन आती है, ओंटारियो है, मिशिगन है और ईरी है। तो इस तरह से करके जो लेक्स हैं वो आती हैं। इनको आप पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाएंगे और उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि पश्चिम से पूर्व की तरफ, यानी कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ कौन कौन से लेक पड़ते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन है, ऊन है, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, इनको हम कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन देम। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं, जो उसमें कच्चा सामान इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप जूट का इस्तेमाल कर रहे हो तो जूट इंडस्ट्री हो जाएगी, कॉटन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉटन इंडस्ट्री है, सिल्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिल्क इंडस्ट्री है। फाइबर क्या होता है, फाइबर आर द रॉ मटेरियल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो फाइबर यानी कि जो धागा है, उसी से कपड़े से ही वो कपड़ा ही रॉ मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। फाइबर अब अलग अलग तरह के हो सकते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से हमें मिलते हैं, जैसे कि कॉटन है, सिल्क है, ऊन है, वूल है जो नेचुरली हमें मिलती है, और कुछ मैनमेड हो सकते हैं जैसे कि एक्राइलिक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं, या नाइलॉन है, ये सब जो फाइबर होते हैं ये मैनमेड हैं। नेचुरल फाइबर्स हमें जैसे कि वूल, सिल्क, कॉटन, लाइनन, जूट, ये सब ऑब्टेन होती है। कहाँ से ऑब्टेन होती है, नेचर से। और जो मैनमेड फाइबर्स हैं वो इंक्लूड क्या होते हैं, जैसे कि नाइलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्राइलिक है, रेयॉन है, ये सब चीज़ें क्या है, ये मैनमेड हैं। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बताना चाहूँगा गाइस कि जो नॉर्मली आजकल हमें जो कपड़े मिलते हैं, अगर आप कॉटन की शर्ट छोड़ दें, अगर आप मार्केट से कॉटन की शर्ट ले रहे हैं, उसके अलावा अगर आप और प्रोडक्ट्स लेते हैं मार्केट से, अलग अलग तरह की टी शर्ट्स लेते हैं, अलग अलग तरह की, यानी कॉटन को छोड़ के अगर आप कुछ भी मार्केट में देखते हैं, लगभग 90%, 95% जो कपड़ा मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो मैन मेड फाइबर का है। यानी कि प्लास्टिक से बनी हुई सारे कपड़े हैं, चाहे वो जैकेट्स हों, टी शर्ट्स हों, जो भी चीज़ आपको मिल रही हैं, कॉटन से बनी हुई कपड़े बहुत कम मिल रहे हैं। और प्योर वूल का तो आप भूल ही जाएं, प्योर वूल तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। सिंपल सी बात है कि कॉटन टेक्सटाइल यानी कि कॉटन जो है जब से बना है, लोगों ने इसको पहनना बहुत पहले से शुरू किया है, तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। टिल द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन द 18th सेंचुरी, कॉटन क्लोथ वॉज मेड यूजिंग हैंड स्पिनिंग टेक्निक्स, व्हील्स एंड लूम्स। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो पावर लूम्स नहीं हुआ करते थे, हैंडलूम हुआ करता था, उसी से हम चलाते थे। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल, एक कॉमन एग्जाम्पल था चरखा, जो महात्मा गांधी जी ने प्रमोट भी किया। 18th सेंचुरी में अगर हम देखें तो पावर लूम आने शुरू हुए, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की जो स्थापना थी वो भी शुरू हुई। उसके बाद से कॉटन का जो प्रोडक्शन था, कॉटन से बने हुए कपड़ों का जो प्रोडक्शन था, वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। सबसे पहले ये चीज़ ब्रिटेन में शुरू हुई, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये चीज़ें फैलती चली गई। आज के टाइम पे अगर हम देखें तो भारत है, चाइना, जापान, यूएसए इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल्स के। ढाका का मसलिन है, चिंटे है मसूलीपट्टनम का, कैलिकोज है कैलीकट का, गोल्ड रॉट कॉटन है बुरहानपुर का, सूरत का, वडोदरा का, ये सब चीज़ें अपने क्वालिटी के लिए और डिज़ाइन के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है, सब भारत की चीज़ें हैं। बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड वुवन कॉटन टेक्सटाइल वॉज एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो हाथ से बुना हुआ जो कॉटन का कपड़ा होता है, सिंपल सी बात है, उसमें समय भी बहुत लगेगा, इसलिए वो महंगा भी होगा। इसलिए ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुड नॉट फेस द कंपटीशन फ्रॉम द न्यू टेक्सटाइल मिल ऑफ द वेस्ट। अब देखिए, पहले भारत में क्या होता था कि भारत में जो आर्टिजन्स हुआ करते थे, वो अपने हाथों से चीज़ें बनाया करते थे। जब वो अपने हाथों से चीज़ें बना रहे हैं, तो एक तो वो चीज़ें बनती भी कम थी और उसमें समय भी ज़्यादा लगता था। तो इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। आज भी जो खादी है वो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, खादी अभी भी बहुत महंगा है। और जो मार्केट में मैनमेड फाइबर के कपड़े आ रहे हैं वो बहुत सस्ते हैं। तो इंसान जो है वो अपनी पॉकेट को देखते हुए सस्ते कपड़े की तरफ जाते जाता है एज़ कम्पेरिजन टू महंगे की तरफ। तो विच प्रोड्यूस चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक्स थ्रू मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ कॉटन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग रीजन्स हैं कि कहाँ कहाँ पे कपड़ा बन रहा है। ये साउथ अफ्रीका में बन रहा है, यहाँ पर ब्राज़ील में, अर्जेंटीना के अंदर, फिर ये यूएसए में, मैक्सिको के अंदर, थोड़ा बहुत कनाडा में है। फिर ये भारत में आप देख सकते हैं, नीचे साउथ में भी है, ऊपर भी है, इधर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान की तरफ भी है, और ये यूरोप में तो है ही। फिर यहाँ पे चाइना है और यहाँ पे जापान है। तो इन सब जगहों पे कपड़ा बनाने के लिए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाती है। पहली जो टेक्सटाइल मिल लगी भारत के अंदर वो फोर्ट ग्लोस्टर में लगी, कलकत्ता के पास 1818 में, लेकिन इसको कुछ टाइम बाद इसको बंद कर दिया गया। जो पहला सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल बनी वो मुंबई में लगाई गई 1854 में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की पहली टेक्सटाइल मिल कहाँ थी, फोर्ट ग्लोस्टर 1818 में कलकत्ता के पास। और उसके बाद जो मैकेनाइज टेक्सटाइल मिल लगाई गई वो पहली मुंबई में, वो कब लगाई गई, 1854 में लगाई गई। जो वार्म मोइस्ट क्लाइमेट था, अ पोर्ट फॉर इम्पोर्टिंग मशीनरी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर ने बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन किया इस चीज़ का मुंबई वाले क्षेत्र में। तो अब देखिए, मुंबई जो है वहाँ पे वार्म गर्म तापमान है, वहाँ पे थोड़ा सा नमी भी ज़्यादा रहती है, बारिश भी अच्छी होती है, और वहाँ पे एक पोर्ट भी है, नेचुरल सी पोर्ट है। तो उसके वजह से क्या हो रहा था, इसके वजह से वहाँ पे जो चीज़ों को
आना जाना है वो बहुत आसानी से हो सकता था, मशीन्स बहुत आसानी से इंपोर्ट की जा सकती थी, इसलिए वहाँ पे काफ़ी अच्छा रीजन था, ये इंडस्ट्रियल रीजन सेटअप हो गया। इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट। तो अगर हम इनिशियली देखें तो ये जो इंडस्ट्री है फ्लरिश्ड इन द स्टेट्स, तो महाराष्ट्र के स्टेट में, गुजरात के स्टेट में, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट है, क्योंकि कॉटन जो है ऐसी जगहों पे उगता है, तो उसलिए ये इंडस्ट्री वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में फ्लरिश भी हुई। लेकिन आज के टाइम पे देखें तो ह्यूमिडिटी कैन बी क्रिएटेड आर्टिफिशियली, आप आर्द्रता जो है ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली बना सकते हैं। रॉ कॉटन इज़ अ प्योर एंड नॉट वेट लूजिंग रॉ मटेरियल, और रॉ कॉटन जो अपने आप में एक प्योर होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको लेके भी जा सकते हैं। सो दिस इंडस्ट्री हैज़ स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, इसलिए धीरे धीरे ये इंडस्ट्री जो है भारत के दूसरे हिस्सों में भी एक्सपैंड होने लगी। कोयम्बटूर है तमिलनाडु में, फिर कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु में, अहमदाबाद गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, कलकत्ता वेस्ट बंगाल, लुधियाना पंजाब में, पुडुचेरी और पानीपत हरियाणा में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स बन गए हैं अब किस चीज़ के, कॉटन के। अबाउट 1/3 ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री टोटल प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड। तो भारत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जितना भी वो बनाती हैं प्रोडक्ट्स पूरे साल भर में, 1/3 यानी लगभग 33.33% वो कहाँ चला जाता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है, दूसरे देशों में चला जाता है। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद इज़ लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती नदी। तो साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। पहली मिल जो यहाँ पे इस्टेब्लिश की गई वो 1861 में की गई। उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बनने लगा मुंबई के बाद। तो इससे पहले मुंबई में था 1854 में, तो मुंबई में लग गई थी इंडस्ट्री मुंबई के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा शहर बनने लगा टेक्सटाइल की इंडस्ट्री के लिए, वो मुंबई के बाद अहमदाबाद बनने लगा। अहमदाबाद को इसलिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किस शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो मुंबई को, अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद इज सिचुएटेड वेरी क्लोज टू कॉटन ग्रोइंग एरिया। तो क्योंकि गुजरात में अहमदाबाद है और गुजरात में ही कॉटन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, तो कॉटन उगने वाले जो क्षेत्र हैं उनके बहुत पास में, बहुत नज़दीक में सिचुएटेड है अहमदाबाद। दिस इंश्योर्स ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। इसी वजह से अहमदाबाद में रॉ मटेरियल बहुत आसानी से मिलने लगा। अगर आप याद करेंगे, इंडियन हिस्ट्री में जाएंगे तो हम पढ़ते हैं कि गांधी जी ने अहमदाबाद में मिल स्ट्राइक करी थी 1918 में। तो वो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी वो इन्हीं कॉटन से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ थी उनमें हुई थी। द क्लाइमेट इज़ आइडियल फॉर स्पिनिंग एंड वीविंग। द फ्लैट टेरेन, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज सूटेबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिल्स। तो वहाँ पे मिल भी आराम से लगा दी गई। जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं जैसे कि गुजरात है, महाराष्ट्र हैं, उनके अंदर जो लेबर है, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो जिसके अंदर कला हो, स्किल्ड हो, और जो अनस्किल्ड लेबर है, दोनों तरह की जो लेबर्स हैं वो आसानी से वहाँ पे मिल जाती हैं। वेल डेवलप्ड रोड रेलवे नेटवर्क परमिट्स ईजी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टेक्सटाइल्स। सड़कों का निर्माण वहाँ पे बहुत अच्छा हो रखा है, रेलवे का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा डेवलप्ड है। इसके वजह से टेक्सटाइल का जो ट्रांसपोर्टेशन है, आवाजाही है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो बहुत ईजिली हो जाता है। दस प्रोवाइडिंग ईजी एक्सेस टू द मार्केट। इसके वजह से वहाँ पे मार्केट में ईजी एक्सेस रहता है, यानी कपड़ा तेज़ी से बनता है मिल्स में, और बहुत ही तेज़ी से अलग अलग ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, ट्रक्स हैं, उनके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाता है। मुंबई पोर्ट नियर बाई फैसिलिटेट्स इम्पोर्ट ऑफ मशीनरी। मुंबई पोर्ट पास में ही है, तो मुंबई के पोर्ट से मशीनरी को इम्पोर्ट करना है, उसको आयात करना है भारत के अंदर, एक्सपोर्ट करना है यानी कि निर्यात करना है बाद में कॉटन के से बने हुए कपड़े को, तो वो सब मुंबई के पोर्ट से होता रहता है। लेकिन हाल ही के सालों में अगर हम देखें तो अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन हैविंग सम प्रॉब्लम्स, सेवरल टेक्सटाइल मिल्स हैव क्लोज डाउन। धीरे धीरे अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल्सों में दिक्कत आ रही हैं और वे कुछ बंद होती जा रही हैं। This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad। अब ये क्यों हो रहा है? अब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक तो चीज़ों की इजी अवेलेबिलिटी की वजह से और नए सेंटर्स बनने लगे हैं, जैसे कि लुधियाना बनने लगा है, पानीपत बनने लगा है। अहमदाबाद की अब जो मान्यता हुआ करती थी कपड़े के मामले में वो कम हो गई है। और दूसरी बात यह है कि अहमदाबाद के जो मिल ऑनर्स थे उन्होंने अपनी मशीनरीज़ को, अपने नेटवर्क को अपडेट नहीं किया है, यानी कि जो नई मशीनरीज़ आ रही हैं, नया सेटअप है जो उनको लगाना चाहिए था उसको वो नहीं लगा रहे हैं। नेक्स्ट आता है ओसाका। ओसाका जो है वो जापान के अंदर है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक सजेशन है आपका, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर से ज़रूर बताइए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, बाय बाय।